हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस IAS। आज के प्रीमिक्स सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से 5 MCQs। आपको एंड में मुझे बताना है आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। अब अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर हमें एक बात नोट करनी है, चार्टर्स, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ये यूपीएससी का मोस्ट रिपीटेड थीम है एज फार एज द प्रीलिम्स एग्जाम इज कंसर्न्ड, तो इसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात हो रही है। देखते हैं क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स। द डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर वाज सेट अप इन दिस एक्ट। नाउ ये बात आपको पता होगी, दिस इज फॉल्स। डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर, ये आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। हमें पता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के वाया डुअल गवर्नमेंट सेटअप को एस्टेब्लिश किया गया लंदन में। कहा गया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिसमें 24 डायरेक्टर हैं कंपनी के डायरेक्टर्स कमर्शियल मैटर्स में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो अब ये कंपनी के जो कमर्शियल अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करेंगे। वहीं पे अब हम एक नई बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होंगे। नाउ ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के जो बाकी अफेयर्स हैं, जैसे कि सिविल या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स, इनको कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डुअल सिस्टम फॉर द कंट्रोल ऑफ कंपनीज अफेयर्स या डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिया, इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के कमर्शियल मैटर्स को कंट्रोल करेंगे, बाकी जितने भी अफेयर्स हैं, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ इसको क्यों सेटअप किया गया था, तो आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के वाया जो ओवरसाइट मैकेनिज्म या सुपरवाइजरी मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया गया था, जहां पे कंपनी के डायरेक्टर से कहा गया था कि आपको टाइमली ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी के अफेयर्स के रिस्पेक्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, दैट इट प्रूव टू बी इनइफेक्टिव, बिकॉज हमारे पास में कोई तरीका नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि डायरेक्टर्स जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं वो रिपोर्ट सही बातें बता भी रही है या नहीं। सो दिस इज फॉल्स। और आप देखेंगे कि जो डुअल गवर्नमेंट सेटअप पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के वाया सेटअप किया गया था, ये चलेगा कब तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के एग्जिस्टेंस में आने तक, क्योंकि इसके बाद में डुअल गवर्नमेंट सेटअप को एबॉलिश कर दिया गया और इसके जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड उनकी 15 मेंबर काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियरी फंक्शन। देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के आने से पहले क्या सेटअप था, आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन इसके लिए भी जिम्मेदार था एंड रेवेन्यू रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए भी। यानी यहां पर आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म कर रही थी, राइट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बट दिस वॉज क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कहा गया कि कलेक्टर केवल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेवेन्यू डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम वो नहीं करेगा। और इसीलिए यहां पर जो माल अदालत हुआ करती थी प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनको खत्म कर दिया गया। इसके जगह पे कहा गया कि रेवेन्यू डिस्प्यूट्स के जो मामले हैं अब से ये जाएंगे सिविल कोर्ट्स में, दीवानी अदालत में, एंड दीवानी अदालत से जो अपील है वो जाएगी सदर दीवानी अदालत में। यहां पर जो सिविल जजेस हैं वे इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे क्योंकि ये इनमें एक्सपर्टीज रखते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो मॉडर्न प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल रूल्स, इसको यहां पर इनकॉर्पोरेट किया गया बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है करेक्ट, तो हमारा आंसर हुआ B, 2 ओनली।
ना आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इस PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-1860 के रिस्पेक्ट में हमें दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट्स, और हमसे कहा गया है बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। अगेन आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। पेजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स, ये टॉपिक इस कैटेगरी के अंदर आता है। अगेन प्रीलिम्स में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स में से एक है, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बात करते हैं इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-1860 या नील विद्रोह ऑफ 1859-1860 की। आप यहां पे देखेंगे इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-1860 बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है और इसको लीड कर रहे थे दिगंबर एंड विष्णु बिस्वास, द बिस्वास ब्रदर्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांटर्स यूरोपियन थे और यहाँ पे ये जबरदस्ती यहाँ के किसानों को नील की खेती करने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए मजबूर करते थे। उन्हें कुछ एडवांस दे दिया जाता था, फिर मैनिपुलेशन के वाया उनको एक लूप में रखा जाता था और जबरदस्ती अपने ज़मीन के सबसे फर्टाइल एरिया पे इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए मजबूर किया जाता था। अब किसान जो हैं वे पेडी वगैरह उगाना चाहते थे जो उनको बेटर प्राइसेस दिलवा सकते थे, लेकिन इनको इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि यूरोपियन प्लांटर्स इनसे इंडिगो अपने मुंह बोले प्राइसेस पे खरीदते थे रेदर देन दी मार्केट प्राइसेस। सो किसान के लिए ये बिल्कुल ही घाटे का सौदा था, है ना, ये एकदम लॉस मेकिंग वेंचर था। किसान जो हैं वे इससे बाहर अगर निकलना भी चाहें तो यूरोपियन प्लांटर्स लाठियाल्स जो स्ट्रॉन्ग मैन है उनका इस्तेमाल किया करते थे, इनके अगेंस्ट इनके घर जला देना, बच्चों को उठा के ले जाना, जानवरों को उठा के ले जाना, ये सब किया करते थे जिससे किसान डरते थे। लेकिन अल्टीमेटली अब किसानों ने डिसाइड किया कि क्योंकि इंडिगो का कल्टीवेशन उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, वे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि इंडिगो की खेती को अगर लॉन्ग टर्म तक किया जाए, इट ऑल्सो एडवर्सली इम्पैक्ट्स द सॉइल फर्टिलिटी, द सॉइल प्रोडक्टिविटी विच विल इवेंचुअली एडवर्सली इम्पैक्ट द फार्मर्स इनकम। हमें इन बातों को देखना होगा। सो दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास की लीडरशिप में नाडिया डिस्ट्रिक्ट के पेजेंट्स ने डिसाइड किया दे विल नो लॉन्गर कल्टीवेट इंडिगो अंडर प्रेशर और फोर्स बाय द यूरोपियन प्लांटर्स। ऑब्वियसली यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे वायलेंस का सहारा लिया एंड शुरुआत में नाडिया डिस्ट्रिक्ट के पेजेंट्स जो हैं उनको भी वायलेंस से ही इसका जवाब देना पड़ा, बट ग्रेजुअली इन्होंने लीगल सिस्टम को यूज करना सीखा, फंड्स मोबिलाइज किए और इस तरीके से लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी बातों को सामने रखा। बंगाल इंटेलिजेंसिया ने भी यहाँ पे किसानों का साथ दिया। नील दर्पण, दिनबंधु मित्रा 1859 इसी समय पब्लिश हुई है, जहां पे हमें नील की खेती से जुड़े हुए किसानों की जो कंडीशन है उसको दिखाया गया है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बढ़ा और इन्होंने यहां पर इंडिगो कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया। इंडिगो कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया 1860। इंडिगो कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि कोई भी किसानों को जबरदस्ती नील या इंडिगो की खेती करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, दिस विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। और आप देखेंगे इसके बाद में धीरे धीरे बंगाल में नील की खेती कम होती चली गई। यूरोपियन प्लांटर्स यहाँ पे अपने प्लांटेशंस को बेच करके निकल लिए। The revolt included legal resistance and rent strike by the peasant. This is also true. So 1 and 2 both are true. या तो हमारा आंसर A होगा या D हो सकता है। British government completely ignored the peasants' grievances. This is false. उन्होंने इंडिगो कमीशन 1860 को कॉन्स्टिट्यूट किया था एंड वार्निंग भी इशू की थी। तो आप देखेंगे थर्ड इज नॉट करेक्ट, A is the correct answer for this particular question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। रैपिड रिविजन राउंड फॉर प्रीलिम्स 2026 वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड कोर्सेज हैं बाय द टॉपर्स। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर हम लगातार 15 डेज तक साथ बैठते हैं एंड डेली 7 आवर्स हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स के डिमांड के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, करंट से इंटीग्रेट करके कंटेंट को। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं इस साल और मेंस क्लिक करके एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या जो टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर दिया है इस पर कॉल करके भी आप टीम से बात कर सकते हैं, या आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अश्रीकंडी क्राफ्ट recently featured in the Republic Day tableau is an art form primarily associated with which of the given states? वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा या फिर बिहार। बहुत ही इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अगर आपने रिपब्लिक डे की परेड को देखा है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज असम। सो यहां पर आप रिपब्लिक डे 2026 में असम के टेबलों को देख सकते हैं और यहां पर दिखाई गई है अश्रीकंडी टेराकोटा क्राफ्ट फ्रॉम असम। सो असम में एक गांव है अश्रीकंडी विच इज लोकेटेड इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑन वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, एंड दिस पर्टिकुलर विलेज इज नोन फॉर इट्स टेराकोटा क्राफ्ट। इनफैक्ट यहाँ की टेराकोटा क्राफ्ट को 2024 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। अश्रीकंडी इज ऑल्सो नोन एज द टेराकोटा क्राफ्ट विलेज ऑफ असम एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिनाउंड टेराकोटा क्राफ्ट विलेज। अब यहाँ की टेराकोटा क्राफ्ट की स्पेशलिटी आती है यहाँ के आर्टिस्ट जो है उनके स्किल से, एंड इट इज बेसिकली एज ओल्ड ट्रेडिशन ओवर हियर। लेकिन इसी के साथ साथ में इसको यूनिक बनाती है यहाँ की स्पेशल टाइप की मिट्टी, हीरा माटी, यहाँ का क्लाइमेट। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें आर्कियोलॉजिकल साइट भिराना के रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमें बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। आप आंसर मेंशन कर सकते हैं। सो भिराना हैज बिन इन द न्यूज रिसेंटली। अगर हम भिराना की बात करें तो आप देखेंगे कि आपको प्रेजेंट है हरियाणा में देखने के लिए मिलेगा अलोंग दी पैलियो चैनल्स ऑफ दी घग्गर रिवर। तो बिल्कुल सही बात है, भिराना की लोकेशन यहां पर बिल्कुल सही बताई गई है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो हमारा आंसर या तो ए होगा या फिर सी होगा। द अर्लीस्ट कल्चरल फेज एट भिराना कॉरस्पॉन्ड्स टू मेच्योर हड़प्पन पीरियड। अब आप पूछेंगे कि मैम इतना किसको पता होता है हर एक हड़प्पन साइट के बारे में। द थिंग इज भिराना हैज बिन इन द न्यूज रिसेंटली। रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ पर पाए गए जो एविडेंसेस हैं, जब उनकी हमने रेडियो कार्बन डेटिंग की तो यहाँ पर हमें साइंस मिले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कुड बी ओवर 8000 ईयर्स ओल्ड। यानी हम क्या मानते हैं, हम कहते हैं कि 3300 BCE के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्ली फेज या प्री अर्बन फेज हमें देखने के लिए मिलता है, प्रोटो अर्बन फेज हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन उससे भी ज्यादा पुरानी है। भिराना की अगर हम बात करें तो रेडियो कार्बन डेटिंग के बेसिस पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो अर्लीस्ट फेज है वो है हाकरा वेयर्स कल्चर। उसके बाद में आपको यहाँ पे अर्ली हड़प्पन फेज मिलेगा, आपको अर्ली मेच्योर एंड मेच्योर हड़प्पन फेज भी देखने के लिए मिलता है। सो जो अर्लीस्ट फेज है भिराना में, दिस इज बेसिकली द हाकरा वेयर्स कल्चर, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ए 1 ओनली। मेच्योर हड़प्पन फेज 2600 टू 1900 BCE, दी अर्बन फेज, दी मेच्योर फेज। दूसरा आप यहां पर क्या देखेंगे, दी साइट भिराना वॉज फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय LS राव। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है पर्टेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज, द फाउंडर्स। अगेन मोस्ट रिपीटेड थीम है ना, ऑर्गेनाइजेशंस, मूवमेंट एंड बॉडीज, पर्सनैलिटीज, ये पूछे जाते हैं ना। यहां पे एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ उनके फाउंडर। हमें बताना है दिए गए पेयर्स में से कितने पेयर्स, हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड। जस्टिस मूवमेंट CN मुदलियार, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, सेवा सदन बहरमजी मालबरी, सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी। आप देखेंगे सारे ही पेयर्स करेक्ट हैं। सो द आंसर इज डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जस्टिस मूवमेंट या जस्टिस पार्टी ऑफिशियली द साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसकी फाउंडेशन 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में रखी गई बाय CN मुदलियार, TM नायर एंड P त्यागराजा। ऑब्जेक्टिव क्या था, नॉन ब्राह्मिन्स के सेक्युलर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उन्हें प्रमोट करना। दैट इज proportional representation to them in the legislatures, in the jobs and administration। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
नाउ प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो इसकी फाउंडेशन 1867 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा रखी गई विद द असिस्टेंस ऑफ केशव चंद्र सेन। ये ब्रह्म समाज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, मोनोथिज्म को फेवर करता था। सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वीमेन एम्पावरमेंट पे स्पेशल फोकस था, जैसे कि विडो रीमैरिज को प्रमोट करना, वीमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करना, चाइल्ड मैरिज से लड़ना एंड अदर थिंग्स। सेवा सदन की अगर हम यहाँ पर बात करें, इससे जुड़े हुए हैं पारसी सोशल रिफॉर्मर बहरमजी मालबरी। सेवा सदन की फाउंडेशन आपके महाराष्ट्र में रखी गई एंड सेवा सदन का मेन पर्पस था जो डेस्टिट्यूट वुमेन हैं उनका ध्यान रखना, उनको है ना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बहरमजी मालबरी एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 से भी जुड़े हैं। दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज पास्ड इन द आफ्टरमाथ ऑफ द रखमाबाई केस एंड द फुलमोनी दास केस। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के वाया गर्ल्स के लिए जो कंसेंट की एज है वो इंक्रीज कर दी गई 10 साल से 12 ईयर्स। कहा गया कि 12 साल से छोटी अगर कोई बच्ची है, भले ही वो आपसे मैरिड है, अगर आप उसके साथ कोई भी संबंध बनाते हैं, भले ही वो कंसेंशुअल हो, दैट विल बी रिगार्डेड एज रेप। ध्यान रहे, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 के वाया चाइल्ड मैरिज को नहीं रोका गया है, केवल कंसेंट की एज, दैट टू फॉर गर्ल्स, उससे इंक्रीज किया गया है। द कंसेंट एज फॉर द बॉयज वॉज लेफ्ट अनरेगुलेटेड। इसको आपको नोट करना है। सोशल सर्विस लीग से जुड़े हुए हैं नारायण मल्हार जोशी। इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था लोगों की लाइफ और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना। नारायण मल्हार जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फाउंडेशन से भी जुड़े हैं। आपको मुझे बताना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की फाउंडेशन को कब और कहाँ रखा गया, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा, सेशन कैसा लगा ये बताइएगा। पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अ हम्बल रिमाइंडर विद रिस्पेक्ट टू दी रैपिड रिविजन राउंड फॉर प्रीलिम्स 2026। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए टोल फ्री नंबर पे, या आप हमें मेल लिख सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पर। थैंक यू सो मच।